हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे हाइपरयूरिसेमिया और गाउट के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की बायोसिंथेसिस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स, मींस प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, उसके स्टेप्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हाइपरयूरिसेमिया और गाउट ये क्या होते हैं? ये डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो जैसा हमने आपको बताया था कि यूरिक एसिड्स होते क्या हैं, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं प्यूरिन कैटाबॉलिज्म के। मतलब कि प्यूरिन्स का जब ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, टूटता है, तो फाइनल एंड प्रोडक्ट या फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है यूरिक एसिड का एडल्ट्स में, वो लगभग 3 to 7 mg पर डेसीलीटर होता है, और वुमेन्स में लगभग 1 mg से कम होता है देन द मेन। और डेली यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है हमारे बॉडी से अबाउट 500 to 700 mg। तो हाइपर यूरिसेमिया क्या होता है? जैसे कि नाम है हाइपर, इंक्रीज हो जाना यूरिक एसिड का इन दी ब्लड। जब ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। जनरली जैसा हमने आपको बताया था 3 to 7 mg ब्लड डेसीलीटर ये नॉर्मल है, तो उससे अगर ज़्यादा हो जाए 7 mg पर डेसीलीटर फॉर मेन, और वुमेन्स में 6 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, और लगभग 6.8 mg पर डेसीलीटर हो जाता है। मतलब 100 ml में 6.8 mg लेवल में देखा गया है कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी हाइपर यूरिसेमिया की वजह से गाउट अकर होता है। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसीज है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस है। इस बहुत से टाइप्स के अर्थराइटिस होते हैं जिसको हम गठिया बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, जो किस वजह से होता है? ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत जाने की वजह से होता है। फिजियोलॉजिकल पीएच में, मीन्स हमारे बॉडी के पीएच में जो यूरिक एसिड होता है वो मोर सॉल्युबल फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम यूरेट। लेकिन सीवियर हाइपर यूरिसेमिया के केस में, मतलब बहुत ज़्यादा अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है ब्लड में, तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं सॉफ्ट टिश्यू में, पर्टिकुलरली जॉइंट्स में वो डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली टोज के, एंकल्स के, नीज के जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। और उस डिपॉजिट को हम कॉमनली क्या कहते हैं? टॉफी। तो आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट है, और यहाँ पे इस जॉइंट में यूरिक एसिड का यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, और इस डिपोजिशंस को क्या कहते हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल के डिपोजिशन को टॉफी कहा जाता है। और इसी यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है वहाँ पे जॉइंट्स में, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? सडन सीवियर पेन होने लगता है वहाँ पे, मीन्स बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है वहाँ पे, स्वेलिंग हो जाता है उस जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वेलिंग हो चुका है, और रेडनेस हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है वो जगह उस जॉइंट्स में। और सोडियम यूरेट या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो किडनी और यूरेटर्स में भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से रीनल डैमेज और स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हो सकते हैं। गाउट जो है मोर कॉमन होता है मेंस में और पोस्ट मेनोपॉज, मतलब कि मेनोपॉज के बाद वुमेन्स में ये कॉमन होता है। तो गाउट जो है 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इस जॉइंट्स में यूरिक एसिड का बिल्डअप हो गया है। ये जॉइंट अर्थराइटिक जॉइंट हो गया, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गया है। ये टॉफी, ये जो है अंदर में यूरिक एसिड का यहाँ पे जॉइंट्स में क्या हो गया है? डिपोजिशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी गाउट क्या होता है इसके बारे में। तो इसका जो इंसिडेंस है वो लगभग 500 में 1 को होता है ये, और ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। क्यों हो रहा है यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन? ड्यू टू द इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के टूटने से ही यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर प्यूरिन बनने लगेगा तो बहुत ज़्यादा प्यूरिन टूटेगा भी, और इस तरीके से यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होगा। और ये क्यों होता है? क्यों न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस बढ़ती है? ड्यू टू दी डिफेक्ट इन दी एंजाइम्स विच इज इन्वॉल्व इन दी मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस और उसके ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें डिफेक्ट आने की वजह से। तो आइए जानते हैं एक एक करके कौन से एंजाइम में डिफेक्ट आने की वजह से प्राइमरी गाउट अकर होता है। तो सबसे पहला है इंक्रीज्ड पीआरपीपी सिंथेटिस। पीआरपीपी का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोराइबोसिल पैरोफॉस्फेट।
तो ये जो एंजाइम है ये फॉस्फोराइबोसिल पैरोफॉस्फेट की सिंथेसिस करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट से PRPP की सिंथेसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PRPP सिंथेटेस। और जब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये बढ़ जाता है, तो इसका जो फीडबैक इनहिबिशन होता है, फीडबैक इनहिबिशन मतलब कि ADP और GDP के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से जो PRPP की जो सिंथेसिस है वो कंट्रोल होता है। डिफेक्ट आने की वजह से इसका फीडबैक इनहिबिशन नहीं होता है। फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा तो PRPP सिंथेटेस जो है बहुत ज़्यादा जो है सिंथेसाइज करने लगेगा, तो PRPP का लेवल बढ़ जाएगा, मीन्स फॉस्फोराइबोसिल पैरोफॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। PRPP का लेवल बढ़ेगा तो GMP और AMP जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी, और उनका अगर सिंथेसिस बढ़ गया तो उसका ब्रेकडाउन भी बढ़ेगा और यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन भी हमारे बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड जो एंजाइम है वो है इंक्रीज्ड PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PRPP मीन्स फॉस्फोराइबोसिल पैरोफॉस्फेट ग्लूटामाइल अमीनो ट्रांसफरेज, ये जो पाथवे है ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस का पाथवे है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, PRPP मीन्स फॉस्फोराइबोसिल पैरोफॉस्फेट में ग्लूटामिल का जो अमाइड ग्रुप है वो ट्रांसफ़र होता है इनटू द PRPP और वो बनता है 5 फॉस्फोराइबोसिलामीन। लेकिन यहाँ पे अगेन जो है इस एंजाइम का फीडबैक इनहिबिशन होता है AMP, GMP और IMP के प्रेजेंस में। मीन्स ऑलरेडी अगर AMP, GMP और IMP है तो ये जो एंजाइम है इनके प्रेजेंस से इसका फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है। लेकिन डिफेक्ट होने की वजह से इस एंजाइम में इंक्रीज्ड PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज ये सेंसिटिव नहीं होते हैं टू द फीडबैक इनहिबिशन बाय AMP, GMP और IMP। फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्यूरिन की सिंथेसिस का फीडबैक कंट्रोल नहीं होगा इस एंजाइम से, जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे सेल के अंदर प्यूरिन्स की सिंथेसिस होने लगेगी। नेक्स्ट आते हैं HGPRT डेफिशिएंसी। HGPRT का फुल फॉर्म होता है हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, और ये जो एंजाइम है ये प्यूरिन सैल्वेज पाथवे में इन्वॉल्व होता है। तो जैसा हमने आपको बताया था सैल्वेज पाथवे के थ्रू भी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स का जब डिग्रेडेशन होता है तो जो फ्री प्यूरिन्स निकलते हैं एडेनिन, गुआनिन, हाइपोजेंथिन और डाइटरी सोर्स से भी जो ऑब्टेन होता है वो प्यूरिन्स जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं करस्पॉन्डिंग प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स में, मीन्स AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, IMP आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और इसी को सैल्वेज पाथवे कहा जाता है। तो ये जो गुआनिन फ्री प्यूरिन है ये HGPRT के प्रेजेंस में गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइपोजेंथिन भी HGPRT के प्रेजेंस में आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे PRPP ऐड होता है और डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट होता है कोरिस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स में। एडेनिन भी डायरेक्टली कन्वर्ट होता है AMP में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो ये हमने डिस्कस किया था प्यूरिन्स की सिंथेसिस में। तो होता क्या है, जब HGPRT की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से क्या कॉज होता है, कौन सा सिंड्रोम, लेश-न्यहान सिंड्रोम। तो क्या होगा, ये जो फ्री प्यूरिन्स है हाइपोजेंथिन गुआनिन ये क्या होते हैं, ये रीयूज नहीं हो पाएंगे। रीयूज नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पे जो PRPP इन्वॉल्व हो रहा है ये PRPP अकुमुलेट होने लगेगा और वो डाइवर्ट हो जाएगा, ये वाले जो पाथवे हैं यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। तो क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस बढ़ेगा। सेकेंडली यहाँ पे क्योंकि ये फ्री प्यूरिन्स जो है रीयूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो IMP और GMP का जो लेवल जो कम हुआ है तो जो इसका जो प्रोडक्शन जो है रेगुलेट होता है बाय द फीडबैक कंट्रोल वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड एंजाइम में डिफेक्ट आने की वजह से। फोर्थ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस डेफिशिएंसी। तो टाइप 1 जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होता है उसमें क्या होता है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको हम वॉन गिर्क्स डिसीज बोलते हैं। तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस को फॉस्फेट रिमूव करके फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, मीन्स वो डाइवर्ट हो जाएगा HMP शंट में, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट जिसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, वहां पे वो चले जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट HMP शंट में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा राइबोस 5 फॉस्फेट बनेगा।
राइबोस 5 फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा तो PRPP मीन्स फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट हो गया, इसका लेवल बढ़ जाएगा और प्यूरिन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, मीन्स प्यूरिन का ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा। वॉन गस डिसीज में ग्लाइकोलिसिस भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में, और ये लैक्टिक एसिड यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंटरफेयर करता है थ्रू दी रीनल ट्यूब्यूल्स, तो अल्टीमेटली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, इंक्रीज्ड ग्लूटाथायोन रिडक्टेस। तो अगर ग्लूटाथियोन रिडक्टेस अगर बढ़ गया तो NADP का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूटाथियोन रिडक्टेस करता क्या है, GSSG मीन्स ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करता है और उसको GSH रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे NADPH यूज होता है और क्या रिलीज होता है, NADP+। NADPH का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूटाथियोन रिडक्टेस जब इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट होगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में NADP होगा, मीन्स NADP का लेवल बढ़ेगा। NADP का लेवल बढ़ेगा तो क्योंकि ये NADP कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, HMP शंट में इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा NADPS HMP पाथवे में जाएगा, तो राइबोस 5 फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। राइबोस फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा तो PRPP की सिंथेसिस जो है ये भी बढ़ जाएगा। तो ये जो आप 5 एंजाइम देख रहे हैं, तो पहला जो 3 एंजाइम है PRPP सिंथेटेस, PRPP ग्लूटामाइल अमीडोट्रांसफरेस और HGPRT, ये डायरेक्टली जो है प्यूरिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट के जो 2 एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस और ग्लूटाथियोन रिडक्टेस, ये दोनों इनडायरेक्टली प्यूरिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे में डिस्टर्बेंस होने की वजह से दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में असर होता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी गाउट। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द वेरियस डिसीज, जिसकी वजह से या तो यूरिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाएगा या तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी गाउट होता है। तो मैक्सिमम जो सेकेंडरी गाउट होता है 90% जो केसेस है वो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन कम हो जाने की वजह से होता है। जो 10% केस है वो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से होते हैं। तो क्या क्या कारण होते हैं, रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन का, मीन्स प्रॉपर बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है यूरिक एसिड, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगता है। तो रीनल फेलियर की वजह से, मतलब जब हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी फेलियर हो गया है, थायराइड डायरेटिक्स वो क्या करता है, यूरिक एसिड का जो ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, इसको इनहिबिट कर देता है, जिससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। लैक्टिक एसिडोसिस और कीटोएसिडोसिस, मीन्स कीटो एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स का जब लेवल बढ़ जाता है तो ये यूरिक एसिड के ट्यूबुलर सिक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया रीजन ऑफ रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है बॉडी में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉजेस ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। तो जब न्यूक्लिक एसिड्स का डिग्रेडेशन बढ़ेगा, न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा टूटेगा तो प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये किस में देखा गया है, न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन मैलिग्नेंसी में, मीन्स वेरियस टाइप के कैंसर्स जैसे कि ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, लिम्फोमा मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर, पॉलीसिथेमिया, इस तरीके से वेरियस कैंसर में ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट कैंसर पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, ऑन रेडियोथेरेपी, जिसमें ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से क्या किया जाता है, जो कैंसरस सेल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन बढ़ेगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉमा और स्टार्वेशन, मीन्स जब टिश्यू का ब्रेकडाउन, मीन्स जब कैटाबोलिज्म कह सकते हैं, टिश्यू का ब्रेकडाउन जब बढ़ता है इन द ट्रॉमा और स्टार्वेशन की कंडीशन में भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। और सोरियासिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्किन डिसीज, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं इथेनॉल के कंजप्शन और हाइपर यूरिसेमिया किस तरीके से रिलेटेड है। तो प्राइमरी कॉज जो होता है हाइपर यूरिसेमिया का अल्कोहलिक्स में किस तरीके से होता है, तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं तो इथेनॉल कंजप्शन के बाद क्या होगा, वो इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो अगर बहुत ज्यादा कंजप्शन होने लगा है इथेनॉल का तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, NADH, तो पायरुवेट का लेवल बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता
है और ये लैक्टेट क्या करता है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है। क्रोनिक अल्कोहल इंटेक, लंबे समय से लगातार जो है अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहलिक हाइपरलिपेमिया सिंड्रोम हो जाता है। कीटोएसिडोसिस, जैसा हमने आपको बताया था, लैक्टिक एसिडोसिस और कीटोएसिडोसिस दोनों ही यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम करते हैं। और अल्कोहल जो है ये फैट डिपेंडेंट कीटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो कीटोएसिडोसिस अकर होता है। पुअर न्यूट्रिशन और स्टार्वेशन से भी कीटोएसिडोसिस होता है। और कीटो एसिड क्या करते हैं, रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड को इनहिबिट करते हैं लैक्टेट की तरह, जिससे क्या होगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम होगा और अल्टीमेटली ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, मीन्स हाइपर यूरिसेमिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गाउट। तो कॉजेस क्या होता है, तो क्यों जॉइंट से अफेक्ट होता है, यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्यों डिपोजिट होते हैं, तो यूरिक एसिड्स जो है तो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम होती है, स्पेशली जो है कम टेम्परेचर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है और कम हो जाती है जॉइंट्स में, टेंडन्स में और सराउंडिंग टिश्यूज़ में। यहाँ का टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे और कम हो जाता है, तो यहाँ पे यूरिक एसिड जो है डिपोजिट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गाउटी अर्थराइटिस, जो कि पेनफुल इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज़ है। मतलब अचानक से जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे तेज़ दर्द होने लगेगा। अक्सर जो पैरों के जो अंगूठे होते हैं वहाँ से वो शुरू होता है। और जोड़ों में सूजन, रेडिश डिस्कलरेशन, मतलब वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा। वहाँ पे वार्मथ, मतलब कि वहाँ पे गर्मी महसूस होगा। तो जो कॉमन जॉइंट्स हैं, फीट, एंकल्स, नीज और एल्बोज। तो ये हो गया गाउट बेसिकली होता क्या है। तो गाउट जो है वो जॉइंट्स में, जोड़ों में होने वाला एक पेनफुल इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के जमने की वजह से होता है। और यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कहाँ से बनता है, प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से, मीन्स कैटाबोलिज्म से। तो बहुत ज़्यादा अगर प्यूरिन टूटने लगेगा तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगेगा और ये यूरिक एसिड जो है फिर जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से गाउटी अर्थराइटिस होता है। स्यूडो गाउट भी होता है, ये जो है गाउट की तरह ही होता है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स या कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स के डिपोजिशन की वजह से होता है जॉइंट्स में। वहाँ पे क्या था, सोडियम सॉल्ट्स जो हैं सोडियम यूरेट के फॉर्म में वो डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स जो है कार्टिलेज में, जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट्स जो हैं वो साइनुअल फ्लूइड्स में जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्यूडो गाउट होता है। तो नेक्स्ट आते हैं किस तरीके से हम गाउट को डायग्नोज कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड लेवल, मीन्स सीरम का यूरिक एसिड का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है से गाउट अकर होता है। नेक्स्ट पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी, मीन्स पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को डिटेक्ट करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, जो इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स हैं, टॉपिकल लोकल एनेस्थेसिया देके क्या किया जाता है, वहाँ के जो जॉइंट्स हैं एनुअल फ्लूइड को निकाला जाता है और उस साइनल फ्लूइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो अपीयर होते हैं येलो या ब्लू कलर में, जब उसको पोलराइजिंग फिल्टर और रेड कंपनसेटर फिल्टर में माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। तो और इस तरीके से येलो और ब्लू कलर के जो है नीडल शेप के क्रिस्टल्स दिखते हैं, जिससे हम गाउट को डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे ऑफ दी जॉइंट्स का, या तो एक्सरे करके। ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, किस तरीके से हम गाउट को हम ट्रीट कर सकते हैं, तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूरिन्स, क्योंकि बहुत से ऐसे फूड्स होते हैं जो कि प्यूरिन रिच होते हैं, मीन्स उसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फूड को अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मीट हो गया, शेल फिश हो गया, सी फूड्स हो गए, तो इन फूड्स का इंटेक जो है उनको रेस्ट्रिक्ट करके, रेस्ट्रिक्ट दी अल्कोहल इंटेक, जैसा हमने आपको बताया था, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने की वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगेगा, जिससे गाउटी अर्थराइटिस होगा। तो अल्कोहल या कुछ ऐसे अदर जो ड्रिंक्स होते हैं जो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो उनके इंटेक को कम करके। इसके बाद नेक्स्ट कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, तो एलोप्यूरिनॉल, ये क्या होते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ये एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है ये यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, ये एंजाइम। तो
ये ड्रग क्या करता है, ये एलोप्यूरिनॉल इसी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के इनहिबिशन से क्या होगा, क्योंकि ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हाइपोज़ैंथीन और ज़ैंथीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हाइपोज़ैंथीन और ज़ैंथीन का यूरिक एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा, तो हाइपोज़ैंथीन और ज़ैंथीन का अकुमुलेशन बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये जो दोनों कंपाउंड है ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं यूरिक एसिड से, तो ईजिली जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो होता क्या है, ये जो एलोप्यूरिनॉल होता है ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है हाइपोज़ैंथीन का, मतलब कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हाइपोज़ैंथीन जैसे होता है, जिसकी वजह से ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। तो एलोज़ैंथीन करता क्या है, सुसाइड इनहिबिशन ऑफ द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, क्योंकि इस एंजाइम के एक्टिव साइट में एलोप्यूरिनॉल जो है बाइंड हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है हाइपोज़ैंथीन को स्ट्रक्चरल एनालॉग होने की वजह से। बाइंड होने के बाद ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और उसको एलोज़ैंथीन में कन्वर्ट करता है, और मीन्स खुद जो है ये कन्वर्जन करता है, एलोज़ैंथीन को फॉर्मेशन करता है, जो कि इसी एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाइंड होके इसको इनहिबिट करता है। इसी कारण से इसको सुसाइड इनहिबिशन बोलते हैं, क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू ही अपने ही इनहिबिटर का प्रोडक्शन करता है थ्रू द एलोप्यूरिनॉल। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिशन होगा तो हाइपोज़ैंथीन ज़ैंथीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ज़ैंथीन फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो सीरम यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। प्रोबेनिसिड, ये क्या होते हैं, ये यूरोकोसेरिक ड्रग होते हैं। ये यूरिक एसिड का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मीन्स किडनी के ट्यूब्यूल से वापस से ब्लड में जब इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है तो उसको वो डिक्रीज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है इनटू द यूरिन। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट्री अर्थराइटिस, जैसे कि कॉल्चिसिन, फिनाइल ब्यूटाजोन दिया जाता है। इसके अलावा इंडोमेथासिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑक्सीफेन ब्यूटाजेंस, ये सब ऑक्सीफेन ब्यूटाजेंस ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये हो गया हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।